हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टिपिन ईजीपीएल सीरीज के अगले एपिसोड का आज हम हिंदी एक्सप्रेशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक हाइप का बटन प्रेस करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डायरेक्टर चेन अपने बाकी सारे क्रू मेंबर के साथ किसी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। तभी वूरांग को याद आता है कि उसका कोई सामान तो अंदर ही छूट गया है, इसलिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर से कह के अब अंदर था, इसलिए वो शुआन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से लेके जाने लगता है। एक्चुअली शुआन ने तो झूठ बोलकर शिन की इज्जत ही बचा ली थी, इसलिए वो अब सरप्राइजली बस उसे ही देख रहा था। शुआन के वहां से जाने के बाद शिन तो ये सोचकर बहुत ही एम्बेरस हो जाता है। जब वो शुआन को किस कर रहा था तब शुआन होश में ही था। बाहर आते ही सीनियर शुआंग से कहता है, मेरा कुछ सामान तो अंदर ही रह गया है, मैं उसे जल्दी से लेके आता हूँ। लेकिन शायद शुआंग वूरांग को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो उसे कहता है, सीनियर प्लीज उसे कुछ भी मत करना। तो वूरांग हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम यहीं खड़े रह के मेरा इंतजार करना। इतना कह के वूरांग तो अंदर चला जाता है। अंदर अब शिन बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर ड्रिंक कर रहा था। वूरांग को वहां देखकर शिन ही कहता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करने आए हो? अगर फाइट करनी है तो मैं यहाँ अकेला ही हूँ, आओ मुझे मारो। लेकिन तभी वूरांग उसे कहता है, अगर तुमने शुआन के बारे में कुछ भी गलत सलत सोचा या उस पर बुरी नजर डाली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक सेलिब्रिटी और अवार्ड विनिंग एक्टर हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद शिन फिर से फ्रस्ट्रेट होकर बहुत ड्रिंक करता है। अब रूम से बाहर आने के बाद वूरांग तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो, और वो शुआन से कहते हैं, हम कितने दिनों के बाद मिले हैं, चलो आज रात हम एक साथ सोते हैं। अब शुआन तो वूरांग के क्लोज था और वो हमेशा जब शूटिंग के दौरान मिलते थे तो एक साथ ही सोते थे, इसलिए शुआंग भी उसके साथ रूम शेयर करने के लिए राजी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। रात में जब वूरांग नींद में था तो वो अनइंटेंशनली शुआन के बदन पर अपना हाथ पैर डाल देता है। अब शुआन को तो इस वजह से नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो वूरांग का हाथ पैर हटाते हुए जल्दी से अपने पिलो वहां से लेकर अब सोफे पर सोने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वूरांग की नींद खुलती है और वो शुआन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो शुआंग कहता है, ये बेड बहुत ही अनकंफर्टेबल है, हम दो लोग यहाँ आराम से नहीं सो पा रहे हैं, इसलिए मैं सोफे पर सोने जाता हूँ। वूरांग को तो लगता है कि शायद उसके खराटे की वजह से ही शुआन को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो शुआन से कहता है, तुम्हें पहले ही पेट को इंजरी हुई है, इसलिए तुम बेड पर सो जाओ, मुझे सोफे पर सोने की आदत है तो मैं वहां जाता हूँ। लेकिन शुआन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वूरांग को मना करता है। लेकिन वूरांग उसे कहता है, इससे पहले ही हम बहुत बार शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ एक ही बेड पर सो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब तुम मेरे साथ सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो। तो शुआन कहता है, क्योंकि ये बात पहले की है, अब मुझे अकेले सोने की आदत हो गई है। लेकिन वूरांग उसे टीज करते हुए कहता है, अकेले सोने की आदत हो गई है या तुम अब मेरे साथ सोना नहीं चाहते हो? तभी शुआन कहते हैं, ऐसा कुछ भी मत सोचो। अब वूरांग जल्दी से अब सोफे पर सोने लगता है। वूरांग दानी के बारे में जानता था, इसलिए वो शुआन से पूछता है, क्या तुम दोनों अब क्लोज हो? तो शुआन से पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? तो शुआन कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। अब वूरांग गुस्सा होते हुए उसे कहता है, तुम हमेशा से ऐसे ही करते हो, अगर तुम्हें ठीक भी नहीं लगा तो फिर भी तुम कहते हो कि मैं ठीक हूँ। कभी कभी अपनी कमजोरी दिखाना भी सही हो जाता है, लेकिन तुम हमेशा से ऐसे करते हो। तभी शुआन कहता है, मैंने कहा ना मैं सच में ठीक हूँ। तो वूरांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा कि तुम कैसे हो। अब शुआंग तो सोने लगता है। तभी वूरांग उसे कहता है, लाइफ लाइफ है और एक्टिंग एक्टिंग की जगह, और एक बात हमेशा याद रखना कि दानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब दानी की बात सुनकर तो अब शुआन भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ उस वजह से शिन को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत रात में ड्रिंक कर रहा था और साथ में अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करके उससे बात करता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो इसलिए मुझे इतने रात को फोन किया? तो शिन उसे कहता है, मैंने तुम्हें पूछा ना कि तुम यहाँ कब तक आ रही हो। लेकिन अभी तक उसके गर्लफ्रेंड की न कैंपेन खत्म हुई थी न उसका शेड्यूल क्लियर हुआ था, इसलिए वो शिन से कहती है, जब भी मेरा शेड्यूल क्लियर हो जाएगा तो मैं जल्दी से तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। लेकिन अब शिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर शुआन की उसके पास जो तस्वीर है उसे देखकर अराउज भी होता है और खुद को शांत करने की कोशिश भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक्ट्रेस अपना जल्दी से दूसरा काम खत्म करके इस सेट पर वापस आ गई थी। उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद वो फ्लर्ट करने के लिए डायरेक्टर को भी नहीं छोड़ती थी। वहाँ शुआन भी सेट पर मौजूद था। जैसे ही वो शिन को देखता है वो शिन के पास आकर उसे पूछता है, कल रात तुम ठीक थे ना? अब शिन तो वूरांग के बारे में शुआन से पूछता है तो शुआन कहता है, मैं जब सेट पर आया तब भी वो सो ही रहा था। ये सुनकर शिन उसे कहता है, क्या तुम दोनों कल साथ में सोए थे? तो शुआन हाँ कहता है। ये सुनकर तो शिन को बहुत ही जेलस फील होता है, लेकिन शुआन जल्दी से उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हुए कहता है, वो तो सोफे पर सोया था और वैसे भी हम दोनों बहुत दिनों के बाद मिले ना, इसलिए हमने रूम शेयर की। ये सुनकर तो जैसे
शिन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी श्वान उसे कहता है, एक्चुअली वो रंग का तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस मेरे लिए बहुत फिक्रमंद है ना, इसलिए उसने ये कदम उठाया। इतना कहकर उसे शूटिंग के लिए कॉल आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर शिन भी धीरे आवाज में कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अब श्वान को तो उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जब वो शिन से पूछता है कि उसने क्या कहा तो शिन बताता है कि मैंने तो बस तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश किया। इतना कह के वो दोनों भी अब अपने अपने सीन के लिए चले जाते हैं। आगे हमें फिल्म की शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों भी आर्ट एग्जीबिशन में आए थे। उन तीनों की मुलाकात एंट्रेंस पर ही हो जाती है। अब बातों बातों में ही गाओजू फेंगची की टाई की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि वो वही टाई था जो उसने उसे सेड्यूस करते हुए पहना था। जब वो दोनों अंदर कलाकृति देख रहे होते हैं तो गाओजू तो उसे देखकर ही बहुत हैरान होता है। तभी फेंगची उसके बारे में उसे पूछता है, साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हें औरत की जगह मर्द पसंद है क्या? तभी गाओजू उसे कहता है, एक्चुअली अब मुझे औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं नजर आता, मैं तो बस अब सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। तभी अब फेंगची गाओजू से लिनलिन और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो गाओजू उसे बताता है कि वो जल्दी ही अब लिनलिन के साथ ब्रेकअप करने वाला है। ये सुनकर तो फेंगची बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। वो ब्रेकअप का रीजन पूछता है तो गाओजू उसे कहता है, शायद मैं अब उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब गाओजू उसे कुछ बताता उससे पहले ही लिनलिन वहाँ आ जाती है। गाओजू ने तो लिनलिन को एग्जीबिशन में आते ही अकेला ही छोड़ दिया था। जैसे ही लिनलिन वहाँ आती है गाओजू उसे माफी मांगता है। तभी उसे अपने किसी कोवर्कर का, जिसका नाम जस्टिन था, उसका कॉल आता है और वो कॉल पिकनिक करने के लिए थोड़ा सा दूर चला जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर लिनलिन जानबूझकर फेंगची के क्लोज जाने लगती है, लेकिन अब फेंगची को लिनलिन की नहीं तो गाओजू की ही फिक्र होने लगती है। वो लिनलिन से कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम दोनों की वजह से गाओजू को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अब फेंगची लिनलिन से जस्टिन के बारे में पूछता है तो वो कहती है वो तो उसका कोवर्कर है, लेकिन गाओजू अब बार बार बस उसका ही नाम लेता रहता है। इस वजह से अब लिनलिन को भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फेंगची समझ जाता है कि प्रॉब्लम जस्टिन की वजह से ही हो रही है। उसी वक्त एग्जीबिशन में लाइट चली जाती है। अब फेंगची को तो बस गाओजू की फिक्र थी, इसलिए वो लिनलिन को वहाँ अकेला छोड़कर जल्दी से गाओजू के पास आता है। गाओजू तो इतना पैनिक कर गया था कि वो बहुत ही डरने लगा था। उसी वक्त फेंगची उसके पास जाकर उसे संभालता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन गाओजू तो बहुत ही डर रहा था, इसलिए फेंगची उसे अपने बाहों में उठाकर जल्दी से वहाँ से बाहर लेके आता है। गाओजू तो अभी भी बहुत डरा हुआ था, इसलिए जब फेंगची के बाहों में था फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं फेंगची उसे कहता है, अपनी आंखें खोलो, मुझ पर ट्रस्ट करो, हम सच में बाहर आ गए हैं। अब गाओजू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो बाहर आ गया है, लेकिन फिर भी वो फेंगची का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मेरे पास ही रहो। अब फेंगची उसे संभालने के लिए कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। अब गाओजू तो डरते हुए जल्दी से फेंगची को हक करता है और उन दोनों को इसे साथ में लिनलिन देख लेती है। गाओजू फेंगची के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी फेंगची उसे कहता है, आज के बाद तुम मुझे डॉक्टर कह के नहीं तो बस मेरे नाम से बुलाओगे। ये सुनकर गाओजू भी बहुत खुश हो जाता है। जाते हुए जब वो दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाकर गुड बाय कहते हैं, ये देखकर वहाँ के सिक्योरिटी भी उन दोनों पर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाओजू अपने थेरेपी सेशन के लिए अब फेंगची के क्लिनिक में आया था। पहले दिन तो वो फेंगची के हाथ लगाने से भी डर रहा था, लेकिन अब वो फेंगची के साथ बहुत ही कंफर्टेबल था। तभी फेंगची अपनी थेरेपी स्टार्ट करता है। वो गाओजू से कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? तो गाओजू उसे हाँ कहता है। तो फेंगची उससे कहता है, तुम अपनी आंखें बंद करो और तुम्हारे लिए जो सबसे सेफ जगह है तुम उसे इमेजिन करो कि तुम वहाँ हो। अब गाओजू अपनी आंखें बंद करता है तो वो खुद को बेडरूम में पाता है, क्योंकि बेडरूम ही उसके लिए सबसे सेफ जगह थी। फेंगची को तो लिनलिन से बताया गया था कि गाओजू किस किस चीजों से डरता है, इसलिए अब फेंगची उसे कहता है, ये इमेजिन करो कि अब तुम पार्किंग लॉट में हो। अब सच में गाओजू ये इमेजिन करता है कि वो अकेला ही पार्किंग लॉट में है। पार्किंग लॉट में पहले ही बहुत अंधेरा था और वो अकेला होने के कारण वो और भी डरने लगता है। उसी वक्त वो वहाँ फेंगची को भी देखता है। अब फेंगची उसे रियल में पूछता है कि मुझे बताओ कि तुमने अपने सपने में किसे देखा, लेकिन गाओजू बताता है कि मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, वहाँ तो बस अंधेरा ही है। लेकिन फेंगची उसे बताने के लिए बहुत फोर्स करता है। अब गाओजू को अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता और वो वहाँ का एक पेन लेकर अब अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फेंगची अपना हाथ बीच में लाता है और वो पेन अब फेंगची को ही लग जाती है। उसी वक्त गाओजू होश में आता है। जब वो देखता है कि फेंगची को चोट लगी है तो और भी डरने लगता है, लेकिन फेंगची ही उसे संभलते हुए कहता है, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं अपनी ये चोट ठीक करके आता हूँ। लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाना है और मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, तो तुम बस यही रह के मेरा इंतजार करना। अब गाओजू भी उसकी पूरी बात मान लेता है और वो वही बैठकर फेंगची का इंतजार करता है। अब थोड़ी देर बाद फेंगची वापस आ जाता है और वो गाओजू से कहता है, चलो हमारा सेशन स्टार्ट
करते हैं। अब गाओजू को तो लगा था कि फेंगची को चोट लगने के बाद वो उसके साथ सेशन नहीं कंटिन्यू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तभी फेंगची उसे कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस बार हम कोई अलग टेक्निक यूज करेंगे। अब गाओजू तो उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता था, इसलिए वो कोई भी टेक्निक अप्लाई करने के लिए हाँ कहता है। उसी वक्त फेंगची वहां रखी हुई एक राइडिंग रोप लाकर उसे कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अब वो सबसे पहले गाओजू से जस्टिन के बारे में पूछता है। अब गाओजू तो पहले झूठ कहता है कि मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन तभी फेंगची उसके बम पर मारता है तो वो बताता है कि आजकल मुझे जस्टिन बहुत परेशान कर रहा है। अब फेंगची परेशानी की वजह पूछता है तो गाओजू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तो फेंगची उसे और पनिश करते हुए उसके बम पर और मारता है। तो गाओजू अब उसे सच्चाई बताने लगता है। एक्चुअली बात ये थी कि जस्टिन ने उसे एक गे सीरीज देखने के लिए कहा था। अब गाओजू ने तो वो देख ली थी, लेकिन वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो जस्टिन से कह देता है कि उसने वो सीरीज देखी नहीं। तो फेंगची उसे पूछता है, क्या तुम जस्टिन को पसंद करते हो? तो गाओजू मना करता है। तो फेंगची उसे पूछता है, तो तुम किसके साथ ये सब करना चाहते हो? अब गाओजू उसका नाम नहीं बताना चाहता, तो फेंगची अब उसके बम पर जोर जोर से मारने लगता है। तो गाओजू आखिर में उसे बता ही देता है कि मैं हमेशा बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, मैं ये सब तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये सुनकर अब फेंगची बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। इतना सब शूट करने के बाद अब फाइनली डायरेक्टर कट कहता है, अब तक हमने जो देखा वो सब उनकी सीरीज की शूटिंग थी। वूरोंग भी डायरेक्टर के साथ मौजूद होके वही ये सब देख रहा था। तभी डायरेक्टर उसे कहता है, अगला सीन तुम्हारा है, तुम्हारा इंटीमेट सीन है और तुम्हें बहुत एग्रेशन दिखाना है। अभी जो तुमने देखा उनका रिश्ता तो बहुत ही सॉफ्टनेस वाला था, लेकिन तुम्हारा इसके बिल्कुल अपोजिट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लास्ट का सीन शूट करने के बाद शुआन तो बहुत ही इमोशनल हो गया था, इसलिए शिन ही उसके पास बैठकर उसे समझाने लगता है। उसी वक्त वहाँ वूरोंग आ जाता है और वो शुआन को हिम्मत देता है। तभी शुआन कहता है, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वूरोंग कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम रेडी रहना। शुआन उसे हाँ कहता है। तभी शिन उसे कहता है, अगले सीन में तुम्हारा क्या काम है? तभी शुआन उसे बताता है कि मुझे वूरोंग के साथ अगला इंटीमेट सीन करना है। ये सुनकर तो अब शिन को बहुत ही जेलस फील होने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी जेलसी देखकर तो शुआन मन ही मन मुस्कुराता है। आगे हमें वूरोंग का और शुआन का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वहाँ डायरेक्टर के पास शिन भी बैठा हुआ था। अब जैसे ही शूट स्टार्ट होता है, वूरोंग तो बहुत प्लीजेंटली आराम से शुआन के साथ बिहेव करने लगता है, लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत एग्रेशन दिखाना होगा जिसे तुम्हें गाओजू को पाने की भूख हो। अब वूरोंग भी अपना कैरेक्टर समझते हुए शुआन के साथ वो सीन बहुत इंटेंसली और एग्रेसिवली शूट करता है। जब शिन उन दोनों को ऐसे इंटीमेट सीन शूट करते हुए देखता है तो वो कंटिन्यूअसली बस शुआन को ही देख रहा होता है। वो उसे अपने आप पर काबू ही नहीं रहता, जिसे वो खुद शुआन के साथ ये सब करना चाहता हो। तभी वो देखता है कि शुआन ने ये सब करते वक्त उसका ही नाम लिया है। शुआन की लिपसिंग सुनकर वो तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। तभी डायरेक्टर ये सीन कट करते हैं। अब जब शूटिंग खत्म होने के बाद शुआन जब शिन से मिलता है तो शिन उसे कहता है, मैंने सुना। तो शुआन उसे पूछता है, तुमने क्या सुना? तो शिन तो बहुत ही प्राउडली उसे कहता है, शूटिंग के बीच में जब तुमने मेरा नाम लिया तो वो मैंने क्लियरली सुना। ये सुनकर तो अब शुआन के भी होश उड़ जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।